पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की गूंज तो काफ़ी अरसे से ही सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक किसी के पास वो ताकत नहीं आई कि वो इस निज़ाम को बदल कर सदारती निज़ाम लेकर आए इस मुल्क में, और फिर सदारती निज़ाम के साथ ही पाकिस्तान आगे बढ़े। पीटीआई के दौर में सदारती निज़ाम की आवाज़ बुलंद हुई तो एहसन इकबाल असम्बली में जाकर चीखने लगे कि ये निज़ाम पाकिस्तान में नहीं चल सकता, ये आमरों का निज़ाम है वगैरह वगैरह। तो आप देखें कि उस वक्त एहसन इकबाल खुद से नहीं चीखे थे, बल्कि इनके कानों में एस्टेब्लिशमेंट बात डालती थी कि ऐसा करो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है कि अगर सदारती निज़ाम लग गया तो उनके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हुकूमत को कंट्रोल किया जाए। अब आप औरिया मकबूल जान की बात सुने कि वो इस पर क्या कहते हैं और सदारती निज़ाम पाकिस्तान में कब और क्यों कैसे आ सकता है। आप ये ट्विटर स्पेस पर उनकी गुफ्तगू सुने। किसी ने अभी तक ये बात इस तरह से नहीं की और आपने उसका जवाब जो लिया ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो वो प्लीज थोड़ा सा हमें बता दें कि इस्लाम में देखिए, इस्लाम में जो तस्वर शूरा है ना जी, वो बुनियादी तौर पे एक थिंक टैंक का ही तस्वर है। इसीलिए आप देखें कि जो हजरत उमर अबू बकर की जो मेजर थिंक टैंक के सरबराह थे वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते थे। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि अब किसी ने पूछा उनसे कि आपके जमाने में क्यों इतनी बदअमनी की सूरत बनी है, तो उन्होंने कहा कि अबू बकर और उमर के जमाने में मैं मशवरा देता था, थिंक टैंक का सरबराह था, मेरे जमाने में तुम आ गए हो, यही तो होना था। तो असल मसला यही है कि मैंने खान साहब से देखा पार्टी से बिल्कुल अलहदा होके ऐसी एक थिंक टैंक, इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का थिंक टैंक बनना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो हर वक्त पाकिस्तान के हर मसले के ऊपर गुफ्तगू करे, लिखे, प्रपोजल्स बनाए, रिपोर्ट्स बनाए और गवर्नमेंट को पेश करते रहे, प्रेसिडेंट आजम को पेश करता रहे। हमारा मसला यह है कि हम इंटेलिजेंस एजेंसियों से ये काम लेते हैं मशवरे के, कि जो बुनियादी तौर पर इस काम के लिए ट्रेंड ही नहीं है। तो ये उनसे मैंने कहा था कि ये काम, मैंने कहा मुझे पता है कि आपने शायद मेरा फिक्र सुना भी होगा कि आप अपनी चूंकि पार्टी के मेंबरान है, उसकी वजह से शायद एमपी एमएन उसका से खुल कर नहीं बोल रहे, उसका बड़ा फिर गुस्से में आ गया, नहीं डरता वरता नहीं हुआ किसी से, तो लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर बात है इन्हीं अभी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में उन्होंने जाना है। असल मतलब ये मैं कहता हूँ कोई भी आए पाकिस्तान में, देखें जो जो वेस्टर्न मुआशरे हैं ना, उन्होंने अगर जमहूरियत को भी चलाया है तो उन्होंने इन्हीं थिंक टैंक्स की बुनियाद के ऊपर चलाया है कि जो बुनियाद जिनकी बात जो है वो सुनी जाती है, जिनकी बात जो है वो हावी होती है। तो ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में थिंक टैंक का। पाकिस्तान में सिस्टम का भी बहुत, देखिए 97 कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से निकल गए हुए हैं। 97 डेमोक्रेटिक मुल्क में वहां कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स, पार्टी को वोट मिलता है, पार्टी का सदर फिर अपनी लिस्ट जो है वो बना के देता है। अब हमारा दादा करें, फ्रेंच ने सबसे पहले जब फ्रांस में उन्होंने अपने फ्रीडम्स खत्म किए, उन्होंने सूबे खत्म किया, उन्होंने कहा हम इस तरह सूबों के अंदर रहे तो हम तो सारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी तो लड़ाई खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है, कहा पाकिस्तान तोड़ने की बात करोगे तो सारे मानेंगे, लेकिन आप सूबा तोड़ने की बात करें, सूबा तुम्हारे बाप ने बनाया, ये सिंध के सूबे की लकीर नेपियर खींच के गया था, वरना सिंध असल सिंध तो मुल्तान तक पहुंचता था। पंजाब के सूबे की लकीर जो थी वो लॉरेंस ने बनाई थी, उसको, वरना पंजाब तो आपको पता ही है कि कितना यहाँ महदूद था और कहाँ आगे जाके निकल गया। फिर उसके बाद आप केपीके की जो थी वो उसने बनाई थी अपना मैकमोहन ने, और बलूचिस्तान संडेमन ने लाइनें खींची, लेकिन लाइनें मुकद्दस बन गई हुई हैं। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं आज तक जिसके इतने बड़े बड़े सूबे हों, जो सेल्फ सस्टेनेबल मुल्क हों, और वो एक रहा हो। यूगोस्लाविया में तीनों मुल्क बन चुके हुए हैं, जो सर्बिया था, क्रोएशिया था, और उसके बाद वो यूगोस्लाविया था, अपना बोस्निया था, और उसके साथ चेकोस्लोवाकिया में 2 थे, चेक अलहदा हो गया, स्लोवाक अलहदा हो गया। असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पे आपको अपने निजाम के अंदर सीरियस ओवरऑल चाहिए, और इस सीरियस ओवरऑल के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए कि जिसको पब्लिक खुला मैंडेट देके भेजे। जब डिगॉल फ्रांस को ठीक कर रहा था तो उसने कहा था मुझे 75% वोट दोगे तो फिर मैं ठीक करूंगा। लोगों ने उसको 57% वोट दिए, उसने रिजाइन कर दिया, उसने कहा मैं दोबारा इलेक्शन में जाऊंगा, मुझे फिर 75% वोट दो, तब मैं आके इस मुल्क को ठीक करूंगा। लोगों ने 75% वोट दिए। ये है असल हमारा क्रक। एक दफा अगर आप डेमोक्रेसी भी चलानी है, कुछ भी चलाना है, कैसे भी चलाना है, सिस्टम जो है उसके अंदर आपको एक ऑनेस्ट की जरूरत, आदमी की जरूरत है, और एक उसके शख्स की जरूरत है कि जो कि जिसके बैगेज कोई ना हो, जिसकी करप्शन कोई ना हो। देखिए लीडर जो है ना वो सारा कुछ नहीं जानता होता। लीडर का काम होता है लीड करना, इत्तला देना, इस्लाहात को बदलना। अब देखें ये जो लोग थे, ये एक्सपर्ट नहीं थे। मैं कायद आजम की जब तकरीरें देखता हूँ स्टेट बैंक की दूसरी, तो कायद आजम बेसिकली एक लॉयर थे, एक मैट्रिक पास करके लॉ करके चले गए थे, लेकिन बाकी उन्होंने जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाए और सूद के खिलाफ जो निजाम बनाए, 48 पे वो शख्स कह रहे हैं, और उस वक्त उन्होंने कहा कि वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम हैज कंडीशन सच अ मेस, क्रिएटेड सच अ मेस दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव इट। तो होता यह है कि उनके इर्द गिर्द थिंक टैंक, मैं आप अंदाजा करें कि मैं सेकंड इन्फॉर्मेशन था तो शहबाज शरीफ के साथ
मीटिंग में बैठे तो एक दफा जमात चीफ ने कहा कि आप ये अपना मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मामला ठीक क्यों नहीं होते। मैंने कहा आप अकबर बादशाह को जानते हैं? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा वो बहुत कामयाब था? कहते हाँ कामयाब था। मैंने कहा उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसने ये तस्लीम कर लिया था कि उसको कुछ नहीं आता, और उसने अपने इर्द गिर्द थिंक टैंक रखे थे बड़े बड़े, और वो कामयाब हुआ। थिंक टैंक की पाकिस्तान के अंदर देखिए पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स पैदा करती है, जोशीले वर्कर्स, जबरदस्त किस्म के इनकलाब लाने वाले वर्कर। लेकिन जब हुकूमत बन जाती है तो उसको एक बहुत बड़े थिंक टैंक की जरूरत होती है, जो कांग्रेस को भी लीड करता है, फिर उनको भी बताता है इन लोग ये हम एक जैसे कहते हैं 2 नंबर किस्म की सिफारशी किस्म के भर्ती वाली इस्लामी नजरियाती कौंसिल को थिंक टैंक समझते हैं, जिसके अंदर हम कभी ताहिर शर्फी को रख लेते हैं, कभी पुराने को रख लेते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने शिरानी को ले आते हैं। हमने तो मजाक बनाया हुआ है इस्लामी नजरियाती कौंसिल को, हमने तो इवन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को सिफारिशों पर भर्ती करने वाले बनाए हुए। हमने तो ब्यूरोक्रेसी जो है उसके 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 उसको तो मुकम्मल तौर पर पार्टियों में तकसीम कर दिया। बहुत बड़ी ओवरऑल की जरूरत है। हमें अंदाजा नहीं आती कि अगर कोई बंदा इस मुल्क के हेल्म अफेयर पे बैठ जाए तो उसे समझ नहीं आती वो स्टार्ट कहां से करे, और इस स्टार्ट के लिए बुनियादी तौर पर थिंक टैंक की भी जरूरत है, और स्टार्ट के लिए आपको पहले से काम करने के लिए पाकिस्तान में आप अंदाजा करें हम उस तरह की लीडरशिप से गुजरे हैं कि 8-8 साल 10-10 साल मुल्क से बाहर रहते हैं, एक किताब नहीं पढ़ी होती, एक किताब लिखी नहीं होती। यानी आप सोचे मैंने 32 साल काम किया पीपल्स पार्टी के साथ, मैंने नवाज शरीफ के साथ। आई स्टार्टेड इन सिविल सर्विस जबकि जुनेजो हुकूमत में था, आया हुआ था, तो जुनेजो की हुकूमत मेरे सामने गई है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा होता था जब गई, मैंने इनको सालों को देखा। इनके घरों के अंदर आप चले जाएं आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी लेकिन किताब नजर नहीं आएगी। मैं नवाज शरीफ साहब के घर में गया हूँ, ये है असल मसला पाकिस्तान का, अलमिया ये है पाकिस्तान सर वो क्या कहते हैं ना, आप सही चीजों को गलत जगहों पे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगी ना सर।